अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। और आज का टॉपिक है मिजाज। तो इससे पहले हमने जो चीज़ें पढ़ी हैं डिजीज़ और यूनानी के ताल्लुक से, वो मैंने बताया था कि जब हम बेसिकली ट्रीटमेंट हम करना चाहते हैं एज ए डॉक्टर, एज ए फिजिशियन, एज ए यूनानी फिजिशियन, हमारा जो बेसिक मोटिव रहता है वो ट्रीटमेंट करना रहता है, यानी कि डिजीज़ का ही ट्रीटमेंट होता है। ये हमने समझ लिया था कि ट्रीटमेंट डिजीज़ का ही होता है। और डिजीज़ को जिसको हमें ट्रीट करना है या ठीक करना है, उसको ठीक करने के लिए उसके बारे में बेसिक्स हमारे हमारे क्लियर होनी चाहिए कि बेसिक्स क्या हैं। हमने ये पढ़ा कि बीमारी क्या है, फंक्शन की खराबी को हमने जाना कि बीमारी है। और फंक्शन को ठीक करने के लिए हमें फंक्शन, सही फंक्शन क्या होते हैं, नॉर्मल फंक्शन जिसको हम फिजियोलॉजी कहते हैं, और एबनॉर्मल फंक्शन जिसको हम पैथोलॉजी कहते हैं, उसको समझना जरूरी है। और ये हमने जाना था कि जो पैथोलॉजी होती है वो फंक्शन की खराबी को कहते हैं, और फंक्शन की खराबी जो साख्ती खराबियां हैं या स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं या स्ट्रक्चरल खराबियां हैं, चाहे वो किसी भी इन्फेक्शन के नतीजे में हो या किसी इंजरी के नतीजे में हो या किसी केमिकल इंजरी के नतीजे में हो या जेनेटिक इंजरी के नतीजे में हो, तो स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं, साख्तों में तब्दीलियां होती, साख्तों में चेंज आते हैं, उसकी वजह से फंक्शन खराब होते हैं। और साख्त को संभालने की जो जिम्मेदारी होती है, हमने ये पढ़ा था कि साख्त जो भी स्ट्रक्चर्स हैं, हार्ट को हार्ट की शेप में रखना और उसको अपने जो उसकी हार्ट बीट है उसको एक नॉर्मल रेंज में रखना, और लंग्स को लंग्स की शेप में रखना, और लंग्स की जो जो फंक्शन है उसको एक नॉर्मल रेंज में रखना, ये तमाम का तमाम काम जो है वो अ, मिजाज का होता है कि किसी भी साख्त को उस साख्त के तरह बरकरार रखना, उससे काम कराना, उससे फंक्शंस कराना, ये मिजाज का काम होता है। तो अगर बीमारी होती है तो वो साख्त की खराबी, एबनॉर्मलिटी इन फंक्शन की वजह से होती है, उसको ठीक करना अगर हमें है तो जाहिर सी बात है हमें मिजाज जो उस साख्त को संभालने की या बनाने की जिम्मेदारी जिसके ऊपर है उसको हमें ठीक करने की जरूरत पड़ती है। तो मिजाज को इसलिए ठीक करना जरूरी होता है, क्यों? क्योंकि मिजाज साख्तों को बनाने में और उनके अफाल को कराने में जो मेन रोल अदा करता है, और उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मैंने जैसे हमने कहा था कि एक नॉर्मल स्ट्रक्चर से हार्ट हार्ट की शेप गेन करता है, ब्रेन ब्रेन की शेप गेन करता है, स्किन स्किन की शेप गेन करती है, तो वो किसके इन्फ्लुएंस में होती है? मिजाज के इन्फ्लुएंस में। तो मिजाज साख्तों को बनाने और उनसे फंक्शन कराने की जिम्मेदारी उठाए रहता है, इसलिए जब भी कोई फंक्शन खराब होता है, बीमारी हो जाती है, और उसको ठीक करने के लिए मिजाज को ही संभालने की जरूरत पड़ती है। अब मिजाज कोई भी काम जो करता है वो किसी की डायरेक्शन में करता है, और ये हम जानते हैं कि बॉडी के लिए जो डायरेक्शंस देती है, जिसको हम तमाम के तमाम जो अफाल अंजाम देती है बॉडी के लिए, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, सीरीज हो, या किसी भी तरह का जो बॉडी के अंदर रिएक्शंस चल रहे हैं, फंक्शंस हो रहे हैं, उसको करने के लिए जो जिम्मेदारी उठाए हुए है वो तबीयत है, जिसको हम कहते हैं तबीयत मुदब्बिराए बदन है, यानी कि तबीयत बदन के लिए तदाबीर करती है, तमाम तदाबीर तबीयत करती है। तो जब तमाम तदाबीर तबीयत कर रही है तो जाहिर सी बात है मिजाज को संभालने की जिम्मेदारी, मिजाज को नॉर्मल रेंज में रखने की जिम्मेदारी भी तबीयत ही की है। और तबीयत जो काम करती है, मिजाज को संभालना या बॉडी के दूसरे फंक्शन को करना है, वो जो करती है वो किस हैसियत से करती है? वो काम करती है अपने कुछ टूल्स के जरिए से। और वो टूल्स क्या हैं, जिसको हमने कहा था कि वो टूल्स असबाब सित्ता जरूरिया हैं, कि तबीयत जो काम अंजाम देती है वो असबाब सित्ता के जरूरिया के मीडिएशन से या उसके तवसुत से या उसके जरिए से अंजाम देती है। इसलिए हमें असबाब सित्ता जरूरिया को पढ़ना और उनको समझना जरूरी है, और इसीलिए हमें तबीयत को पढ़ना जरूरी है। और जैसे जैसे असबाब सित्ता जरूरिया काम करते हैं, जो तबीयत के टूल्स हैं, अगर वो नॉर्मल तरह से काम कर रहे हैं, तबीयत के हिसाब से काम कर रहे हैं, तबीयत के मुताबिक काम कर रहे हैं, तो सेहत बरकरार रहती है। और अगर वो तबीयत के मुताबिक काम नहीं कर रहे हैं, तबीयत के डायरेक्शन से थोड़ा या बहुत ज्यादा या बिल्कुल हट गए हैं, तो वो बीमारी का सबब बनते हैं। तो असबाब सत्ता जरूरिया को नॉर्मल रेंज में रखना जरूरी है, और ये असबाब सत्ता जरूरिया को ही हम तदाबीर कहते हैं, ऐसा हमने पढ़ा। तो ओवरऑल जब हम बीमारी को ट्रीट करते हैं, या यूनानी में तिब तिब यूनानी के अंदर अगर हमें बीमारी को ठीक करना है, तो जाहिर सी बात है हमें मिजाज को ठीक करने की जरूरत है, क्योंकि मिजाज ही फंक्शंस को कराने में और साख्तों को मेंटेन करने का काम मिजाज का है। और मिजाज जिसके डायरेक्शन में काम करता है वो तबीयत है, और तबीयत के जो हाथ पैर हैं या उसके जो टूल्स हैं जो जिसके जरिए वो काम अंजाम देती है, वो असबाब सत्ताए जरूरिया हैं। और ये असबाब सत्ता ज़रूरिया जिस जिस जगह मौजूद होते हैं, जिस पे अपना असर करते हैं, वो ह्यूमन बॉडी, जिसको हम उमूर तबैया कहते हैं। तो इसलिए हम वन बाय वन करके उमूर तबैया पढ़ रहे हैं, उसके बाद हमने मिजाज
अरकान का कॉन्सेप्ट पढ़ा, उसके बाद हम मिजाज के कॉन्सेप्ट पे आए, और उसके बाद हम तबीयत और असबाब सत्ता ज़रूरिया को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज जो हमारा फोकस है वो मिजाज के ऊपर हमारा फोकस है। तो हम शुरू करते हैं। जहां तक कॉन्सेप्ट ऑफ मिजाज की बात है, तो हम ऑपरेशनल अगर बात करें, अगर आप देखें तो जो हम बात करते हैं, जो हमें कंफ्यूजन रहता है एज ए स्टूडेंट या एज ए स्कॉलर या एज ए प्रैक्टिशनर, जब हम अपनी प्रैक्टिस करते हैं, या स्टूडेंट, जब हम जिस जमाने में स्टूडेंट रहे हैं, तो जब हमें मिजाज पढ़ाया जाता था किताबों के जरिए से, और एग्जाम में जो हम मिजाज को लिखा करते थे वो किताबों में जो हमें पढ़ा, जो नोट्स के जरिए से हमने पढ़ा, या जो हमारे टीचर्स ने हमें पढ़ाया, जो सीनियर्स ने हमें बताया, तो हम मिजाज में जो हमारा कंफ्यूजन था वो ये था कि मिजाज प्रैक्टिकली क्या है। थ्योरेटिकल तो हम उसको पढ़ लेते हैं, और थ्योरेटिकली मिजाज क्या है कि भैया वो चंद चीजें, सॉरी, या दो से ज्यादा अनासिर एक दूसरे से मिलते हैं और फेलो इनफियाल होता है, उसमें रिएक्शंस होते हैं, तो उसके नतीजे में जो नई कैफियत पैदा होती है वो मिजाज कहलाती है। तो ये जब हम डेफिनेशन पढ़ते हैं, तो क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये समझ में ही नहीं आता कि बेसिकली इसका जब हम जाकर पेशेंट को ट्रीट कर रहे होंगे, क्लिनिक पर बैठे होंगे, पेशेंट आगे हमें अपनी कंप्लेंट्स बताएगा, तो इस डेफिनेशन के जरिए से जो हम मिजाज पढ़ रहे हैं, इसका फायदा क्या होगा हमें, हमें अपनी क्लिनिकल लाइफ में मरीज को ठीक करने में एज ए डॉक्टर, एज ए फिजिशियन, हमें फायदा क्या है इसका, क्यों हम मिजाज को पढ़ रहे हैं। तो हम जानना ये चाहते हैं कि मिजाज क्या है प्रैक्टिकली, नॉट थ्योरेटिकली। तो हम हमेशा एक तजस्सुस में और थोड़ी परेशानियों के हालात में, और ये जानना चाहते हैं कि बेसिकली प्रैक्टिकली मिजाज क्या है, इसको हमें क्या क्या हमारे काम आने वाला है क्लिनिकल लाइफ में, हमारी मरीजों को ठीक करने में, हमारी डायग्नोसिस में मिजाज का क्या रोल है। इस तरह हमें पढ़ाया जाना चाहिए, और जो हमें किताबों के जरिए से जो जिस तरह से पढ़ाया जाता है वो बहुत रेसिप्रोकल या पुराने जमाने के एतबार से जो चीजें पढ़ाई जा रही हैं वो हमें समझ में नहीं आती है। तो हमारा सवाल ये होता है कि भाई प्रैक्टिकली हमें बताइए मिजाज क्या है। दूसरी जो हमारी क्वेरी रहती है, जो हमारा कंफ्यूजन रहता है मिजाज को लेकर, वो ये है कि क्या ये जरूरी है, इट इज रियली इंपॉर्टेंट टू स्टडी एंड अंडरस्टैंड मिजाज टू ट्रीट द पेशेंट। अगर हमें पेशेंट को ट्रीट करना है, हमारा मोटिव क्या होता है, हम आते हैं डॉक्टर बनने के लिए, फिजिशियन बनने के लिए, हमने एडमिशन लिया और हमने एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ना स्टार्ट किया, और हमें जो मिजाज पढ़ाया जाता है, तो हम ये सोचते हैं कि क्या हमें वाकई में मिजाज पढ़ने की जरूरत है, कि जब हम जाएंगे ट्रीटमेंट करने के लिए पेशेंट का, या पेशेंट हमारे पास आएगा किसी बीमारी के लिए, तो क्या मिजाज को पढ़े बगैर हम ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। तो अगर हम कर सकते हैं तो इसकी जरूरत क्या है पढ़ने की, क्योंकि बहुत इरेशनल चीज, बहुत ये पुरानी चीज है, अभी हमें समझ में नहीं आती है। और अगर इसकी जरूरत है तो हमें ऐसा क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा है कि जिस तरह से हम मिजाज को समझ सकें कि हाँ भाई हमारे क्लिनिक पे पेशेंट आएगा, हमने देखा इसका मिजाज ये है और हमने इसको दवाई दे दी, अगर हार मिजाज का है तो ये वाली दवाई दे दी। तो ऐसा क्लासिकल टेक्स्ट में, ऐसी जो मुआलजात की किताबों में मिलता क्यों नहीं है कि भाई मिजाज के एतबार से हम ट्रीट कर दें कि ये बीमारी है, इस बीमारी का मिजाज ये है, तो इसमें ये वाली इस मिजाज की दवाई हमें देनी है। इस तरह की चीजें हमें नहीं मिलती हैं किताबों के अंदर। तो हम ये जानना चाहते हैं कि क्या वाकई में ये इंपॉर्टेंट है कि हम मिजाज को पढ़ें और समझें पेशेंट को का इलाज करने के लिए। तीसरी जो क्वेरी हमारी होती है, हाउ मिजाज इज हेल्पफुल इन आवर क्लिनिक, इन ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस, सिलेक्शन ऑफ ड्रग्स, डाइट एडवाइस एंड अवॉइडेबल्स, जो हम परहेज करते हैं। तो हम ये सोचते हैं कि अगर मिजाज इंपॉर्टेंट है तो कैसे इंपॉर्टेंट है, हमारा इसका जो रोल है वो कैसे है, डायग्नोसिस में क्या रोल अदा करता है, ये ट्रीटमेंट करने में हमें क्या बताता है, कैसे हम ट्रीटमेंट करें तो मिजाज क्या रोल प्ले करता है, डायग्नोसिस जब हम करने जाते हैं तो मिजाज क्या रोल प्ले करता है, जब हम मेडिसिन सेलेक्ट कर रहे होते हैं, हमने डायग्नोसिस बना ली होती है, तो जब हम प्रिस्क्रिप्शन लिख रहे होते हैं, सिलेक्शन ऑफ ड्रग्स कर रहे होते हैं, दवाओं का चुनाव कर रहे होते हैं, तो हम ये सोचते हैं कि क्या इसमें मिजाज का क्या रोल है। और जब हम उसको परहेज और गिजा एडवाइस कर रहे होते हैं पेशेंट को उसकी बीमारी के एतबार से कि क्या इसको खाना है और क्या परहेज करना है, तो वहां पर मिजाज का क्या रोल है, क्या मिजाज हमें बताता है कि ये चीजें खानी चाहिए और ये नहीं खानी चाहिए, या मिजाज कुछ भी नहीं बताता है हमें। तो ये सारी चीजें हमें कंफ्यूजन रहते हैं। एक जो और चीज है, हाउ कैन वी असेस द मिजाज ऑफ द पेशेंट एंड देन डिजीज एंड ड्रग्स। तो जब हमें ये पता लग गया, हमें ये बता दिया गया है और हमने ये समझ लिया कि भाई किसी भी बीमारी की का ट्रीटमेंट करने में, उसके डायग्नोसिस करने में और सिलेक्शन ऑफ ड्रग्स में, प्रिस्क्रिप्शन लिखने में मिजाज का बहुत अहम रोल है, जो हम अक्सर सुनते हैं, किताबों में पढ़ते हैं और हमें हमारे असातिज़ा भी बताया करते हैं। तो हम ये सोचते हैं कि भाई अब हम मिजाज को जाने कैसे, असेसमेंट ऑफ मिजाज कैसे करें, कि कैसे हम बीमारी को ये जानें कि किस मिजाज की बीमारी है, फिर हम उसकी डायग्नोसिस करें,
और ये जो बीमारियां हैं इसमें जब हम इलाज करने जाएंगे तो जो ड्रग्स का या दवाओं का जो मिजाज है वो कैसे हम असेसमेंट करेंगे। हमें जो मुफरत दवाएं हैं उनका तो हमें मिल जाता है मिजाज, किताबों के अंदर जब हम पढ़ते हैं तो उसमें मिजाज लिखा हुआ होता है, लेकिन ऐसा नहीं लिखा होता कि किस बीमारी का, जब हम कंपाउंड ड्रग्स लेते हैं, जवारिस जालिनूस लेते हैं, जवारिस कमूनी लेते हैं, जवारिस शाही लेते हैं, या दो चार जो सिंगल ड्रग्स हैं उनको मिला के कोई कंपाउंड या मुरक्कब बनाते हैं, तो उसका मिजाज क्या है। तो असेसमेंट ऑफ मिजाज बीमार का, बीमारी का और दवाओं का वो कैसे हम करेंगे, ये हमें समझने की जरूरत होती है और हमें समझ में नहीं आता है। तो ये कैसे करेंगे हम, इसको हमें जानने की जरूरत पड़ती है, तजस्सुस होता है कि अगर हम ये जान लें तो शायद हम मिजाज को और बेहतर तरीके से समझकर और फिर हम प्रैक्टिकल लाइफ में, अपनी क्लिनिकल लाइफ में इसको अप्लाई करें और हमारा ट्रीटमेंट करने में मिजाज का और रोल हमें समझ में आए, और हम बहुत जो बीमारी हम 6 महीने में ठीक नहीं कर पा रहे थे तो क्या ऐसा होगा कि हम उसको 3 महीने में ठीक कर लें या 1 महीने में ठीक कर दें। अगर मिजाज इतना इंपॉर्टेंट है और मिजाज को हम जान लेंगे तो बीमारी को बहुत तेजी के साथ ठीक करने में हमें बहुत बेहतर तरीके से रिजल्ट मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। तब तो हम मिजाज को थोड़ा बेहतर तरीके से पढ़ना चाहेंगे। तो हमें बेसिकली ये प्रॉब्लम्स आती हैं। तो मिजाज के जो हमें कंफ्यूजन है, थोड़ा उसको समझने की हम कोशिश करते हैं प्रैक्टिकल एग्जांपल से। क्लासिकल जो टेक्स्ट बुक एग्जांपल है वो यहाँ पे मैं नहीं लूंगा, हम कोशिश करेंगे थोड़ा प्रैक्टिकल एग्जांपल से। तो लेट्स हैव एन अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ मिजाज इजीली, थोड़ा आसान तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। मेरा एक एग्जांपल है, अगर आप हम सब जानते हैं कि द बेस्ट फूड एंड फेवरेट फूड इन जनरल इज नॉट लाइक बाय ऑल इंडिविजुअल्स इक्वली। इसका मतलब क्या है कि कुछ लोग कहते हैं कि खजूर बहुत अच्छी जो है वो गिजा गिजा है, बहुत अच्छा फ्रूट है। कुछ लोग कहते हैं बादाम बहुत अच्छा फ्रूट है। कुछ लोगों को क्या कहते हैं, बनाना बहुत अच्छा लगता है। तो ये फेवरेट फूड में से जिसको हम सुपर फूड कहते हैं, अंजीर को हम सुपर फूड कहते हैं, और दूध को हम कंप्लीट गिजा कहते हैं, एग को हम कंप्लीट गिजा कहते हैं। लेकिन ये तमाम की तमाम जो चीजें हैं, जब हम टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि बेस्ट जो है फूड है ये, चाहे वो शहद को ले लें, अंजीर को ले लें, और क्या कहते हैं बादाम ले लें या खजूर ले लें। लेकिन मेरा सवाल यहाँ ये है कि अगर ये इतनी अच्छी ड्रग्स, सॉरी ग़िज़ा हैं, और इतनी अच्छी ड्राई फ्रूट्स और फ्रूट्स हैं, तो ये सारे लोग जो दुनिया के अंदर, ये सब क्यों पसंद नहीं करते, सबको क्यों पसंद नहीं आती, जब इतने सारे उसके रिसर्च भी हो चुकी हैं और इतने सारे फवायद उसके लिखे हैं किताबों के अंदर, लोग उसको खाते भी हैं, तो सारे के सारे 100% लोग क्यों पसंद नहीं करते हैं उसको। कुछ लोग ऐसे जो बहुत पसंद करते हैं, कुछ लोगों को खजूर बिल्कुल पसंद नहीं होती, कुछ लोगों को अंजीर बिल्कुल पसंद नहीं होता, कुछ लोगों को बहुत पसंद होता है। तो ये वेरिएबिलिटी कहाँ से आई, जब हम जानते हैं कि ये बेस्ट फूड है उसके बावजूद हम बहुत सारे लोग उसको पसंद नहीं करते हैं और बहुत सारे बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। तो ये जो इंडिविजुअलिज्म है, ये जो वेरिएशन है, ये क्यों हुआ, क्या वजह है इसकी। नंबर टू, हम ये जानते हैं जो हमने पीछे की चीजों में पढ़ा कि एवरीथिंग, पूरी दुनिया के अंदर जो भी चीजें बनी हैं, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, पहाड़ हो, सब कुछ या मिनरल्स हो, दे आर मेड फ्रॉम अरकान। ये सारे के सारे अरकान के जरिए से बने हैं और हर एक का एक मिजाज है। तो जितनी भी चीजें दुनिया के अंदर मौजूद हैं, उन सब को जब हम जानते हैं कि जितने कंपाउंड्स हैं वो अरकान से मिलके बने हैं, इंसान, जानवर, प्लांट और एनिमल, सब कुछ ये अरकान से मिलके बने हैं। और जब अरकान मिलते हैं तो उसका एक मिजाज होता है। तो इन तमाम चीजों का, चाहे पेड़ पौधों का, जानवरों का, इंसानों का, सबका एक मिजाज है। इसलिए जो ड्रग्स हैं, जो दवाएं हैं, उनका भी एक मिजाज होगा। क्यों? क्योंकि ड्रग्स या तो एनिमल ओरिजिन होंगी, या प्लांट ओरिजिन होंगी, या मिनरल ओरिजिन होंगी। तो इन सब का एक मिजाज होगा। इसी तरह डाइट का एक मिजाज होगा, और इसी तरह बीमारी का भी एक मिजाज होगा। तो जब हम ट्रीटमेंट करने जाएंगे तो हर एक का एक मिजाज है, और उस मिजाज के अकॉर्डिंग हम उसका इलाज कर सकते हैं। तो जब हम हर एक चीज का मिजाज जान लेंगे, हर एक चीज के मिजाज को समझने की सलाहियत हम अंदर आ जाएगी, तब हमारे लिए आसान हो जाएगा इलाज करना। क्योंकि हमें ये मालूम होगा कि ये जो बीमारी है इसका मिजाज क्या है। क्यों? बीमारी किसी एक ऑर्गन में होगी, उस ऑर्गन का मिजाज हम पढ़ चुके हैं। हार्ट का मिजाज गर्म है, तो जब हार्ट में कोई दिक्कत होगी तो जाहिर सी बात है हार्ट के मिजाज में कुछ ना कुछ दिक्कत आई होगी। तो हरारत बढ़ी होगी या हरारत कम होगी, क्योंकि हार्ट का जो मिजाज है वो हार रतब है। तो हमें ऑर्गन का मिजाज मालूम है, और उस ऑर्गन में जो बीमारी होगी वो जाहिर सी बात है वो उस ऑर्गन के मिजाज के मुताबिक ही हो रही होगी। 95% अपोजिट 5% भी हो सकती है, लेकिन हो रही होगी। तो हमें एक उस
बीमारी के ताल्लुक से जब हमें मालूम होगा कि किस ऑर्गन की बीमारी है, तो हमें एक आइडिया मिलेगा एक कि इसमें इस बीमारी का मिजाज क्या हो सकता है। तो हमें ट्रीटमेंट करने में फिर आसानी होगी क्योंकि हमने ये समझ लिया है। अब हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। दो पेशेंट हैं, सोए मिजाज हार मिजाज, जिसको हम गैस्ट्राइटिस कहते हैं। ठीक है, टू पेशेंट्स ऑफ हुमूजत मेदी, जिसको हम हुमूजत मेदी यूनानी में कहते हैं, सोए मिजाज हार मैदा कह लीजिए या गैस्ट्राइटिस कह लीजिए। बहुत कॉमन पेशेंट्स है जो हमारे क्लिनिक्स पर आते हैं और जिनको हमें डेली रूटीन में फेस करना होता है। ठीक है, उनको वो हमारे पास आए और उनको हमने जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो क्या होगी। पहली चीज ये है कि हमारे पास पेशेंट आया और हमने देखा कि हुमूजत मेदी है, गैस्ट्राइटिस है, जलन है। तो इन सिंपल वर्ड जब हम बात करेंगे जलन की, तो जलन हमेशा हरारत से होती है। तो हमने ये देखा कि गर्मी हुई होगी मैदे के अंदर, और हमने देखा भी कि सुई मिजाज हार मैदा है। तो मैदे के अंदर गर्मी की तरफ इंडिकेट किया उस जलन ने। ठीक है, तो हमारे जो दिमाग में जो वो आएगी ड्रग, या जो हम उसको गिजा या दवा प्रिस्क्राइब करेंगे, वो जाहिर सी बात है बारिद मिजाज की करेंगे। ठीक, तो हमने इन दो पेशेंट को लिया और हमें देखा कि हुमूजत मेदी गैस्ट्राइटिस है, सुई मिजाज हार है, हार बीमारी है। तो हम इसको ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगी, बारिद मिजाज की दवाएं। तो बारिद मिजाज की दवाएं जो मैदे में काम करती हूँ, तो हमने ये पढ़ रखा है मैदे में जवारिशात ज्यादा बेहतर काम करती हैं। तो जवारिश शाही इस्तेमाल कर सकते हैं जो ठंडी, जवारिश आंवला इस्तेमाल कर सकते हैं जो ठंडी है, और जवारिश अनारन इस्तेमाल कर सकते हैं जो ठंडी है। तो हमने ड्रग ऑफ चॉइस क्या चुना यहाँ पर, बारिद किस्म की। इन तीनों से कोई भी एक ले ली फॉर एग्जाम्पल। अब आउट ऑफ टू पेशेंट वन गॉट रिलीफ, एक पेशेंट तो बिल्कुल ठीक हो गया, आपके पास अगले दिन पेशेंट आएगा, साहब आपने क्या दवाई दी है, मैं तो बस दो खुराक खाई और मैं ठीक हो गया। क्यों? क्योंकि आपने डायग्नोसिस की कि हार मिजाज की बीमारी है और आपने उसको बारिद मिजाज की दवा प्रिस्क्राइब कर दी। तो इससे क्या हुआ, पेशेंट को समझ में आ गया कि साहब उसको रिलीफ हो गया और वो आपके पास आया कि साहब मुझे बहुत रिलीफ हो गया। अब कंडीशन वन क्या है, जो दूसरा पेशेंट था अनदर वन नॉट, मतलब उसको फायदा नहीं हुआ। आउट ऑफ टू पेशेंट वन गॉट रिलीफ एंड अनदर वन नॉट गेट द रिलीफ। अब इसका रीजन क्या हो सकता है? सवाल पैदा होता है कि डायग्नोसिस एक है पेशेंट की और दोनों को सेम बीमारी थी, दोनों को सेम दवा दी गई, लेकिन एक को आराम मिला और एक को आराम नहीं मिला। जो इसको आराम नहीं मिला उसके रीजन क्या क्या हो सकते हैं, पॉसिबल रीजंस क्या क्या हो सकते हैं, उस पर अगर हम बात करें कि जिसको आराम नहीं मिला। पहला एग्जांपल लेते हैं कि जो पहला पेशेंट था, ठीक, उसका क्या था, वो पेशेंट था सफरावी मिजाज का। अब उसको सफरावी मिजाज का पेशेंट था, ये कंडीशन रखी हमने पहले, इससे पहले ये कंडीशन जाहिर नहीं थी। क्यों? क्योंकि हमने दोनों पेशेंट को डायग्नोसिस की और ट्रीटमेंट हमने सेम दिया उसको। हमने इंडिविजुअल जो इंडिविजुअल पेशेंट है, जो इंसान है जो हमारे पास बीमार आया है, उसके मिजाज को कंसिडर नहीं किया था यहाँ पर। हमने सोचा नहीं कि इसके मिजाज क्या है। तो जो पेशेंट हमारे पास आया था वो सफरावी मिजाज का था, हुमूजत मेदी, ठीक है, जिसको गैस्ट्राइटिस, उसका मिजाज क्या था, सफरावी था। ये कंडीशन हमने पहली खोल दी, कंडीशन वन, कि सफरावी मिजाज का पेशेंट था, हु हैड स्पाइसी फूड विजिट्स अस इन समर देन द ड्रग ऑफ चॉइस विल बी। एक पेशेंट था हमारे पास जो आया, उसका मिजाज था सफरावी, जिसने स्पाइसी फूड खाई, और किस कहां पर आया, समर सीजन में, गर्मी के सीजन में हमारे पास आया। तो हमने क्या किया यहाँ पर, जो उसको रिलीव नहीं हुआ पेशेंट को, वो क्यों नहीं हुआ, जो पहला पेशेंट था वो बारिद मिजाज का पेशेंट रहा हो, तो उसको जो हरारत हुई उसमें हल्की बारिद दवा हमने दी, क्योंकि एज ए होल पेशेंट का मिजाज बारिद था, उसको हल्की बारिद दवा ने असर कर दिया। जो पहली कंडीशन है जिसमें आराम नहीं, दूसरी कंडीशन जिसमें आराम नहीं मिला था, उसमें पहली कंडीशन क्या हो सकती है, हमने इंडिविजुअल का मिजाज कंसीडर नहीं किया था। तो जो आराम नहीं मिला था, क्यों? क्योंकि जो मिजाज था उसका सफरावी था, खुद भी गर्म मिजाज का था, बीमारी भी गर्म हो गई, तो हरारत ज्यादा बढ़ गई। तीसरी कंडीशन क्या थी, उसने स्पाइसी फूड खाई, गर्म फूड खाई होंगी उसने ज्यादा, उसकी वजह से। और चौथी कंडीशन यहाँ क्या, उस समर में हमारे पास गर्मी के मौसम में आया, तो मौसम को हमने कंसीडर करना था, वो नहीं किया हमने, इसलिए उसको असर नहीं आया। हमें कंसीडर करना था उसके मिजाज को, जो सफराई मिजाज था, वो हमने नहीं किया, इसलिए उसको असर नहीं आया। और तीसरा, उसने स्पाइसी फूड खाई थी। कंडीशन नंबर दो, जिसको असर नहीं मिला, ए पेशेंट ऑफ बलगमी मिजाज ऑफ हुमूजत मेदी सुमिदाधार, सेम बीमारी का पेशेंट आया हमारे पास जिसका मिजाज था बलगमी, ठीक है, हु हैड स्पाइसी फूड एंड कम विजिट्स अस इन समर, गर्मी में ही आया, स्पाइसी फूड खाई उसने, लेकिन उसका मिजाज क्या था, बारिद था। ठीक, तो उस मिजाज के आदमी को, जिसका मिजाज बारिद था, उसको
बहुत ज्यादा गर्म दवा देने की बारी दवा देने की जरूरत हमें नहीं पड़ी, क्योंकि मिजाज में ऑलरेडी बुरूदत है उसके। लेकिन उसको हुमूदत मेदी क्यों हुई, गर्मी क्यों हुई पेट में उसको, क्योंकि उसने स्पाइसी फूड खाई और गर्मी का मौसम था। तो हमें यहाँ पर इंडिविजुअल का मिजाज भी कंसिडर करने की जरूरत थी और मौसम का मिजाज भी कंसिडर करने की जरूरत थी। जब हम इन दोनों मिजाज को कंसिडर करेंगे तो हमारी डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट और स्पेसिफिक हो जाएगा। तीसरा एग्जाम्पल क्या है, पेशेंट ऑफ सफरावी मिजाज हुमूदत मेदी। सफरावी मिजाज था उसका, उसको गैस्ट्राइटिस हुई, जिसने स्पाइसी फूड खाई थी, लेकिन वो सर्दी के मौसम में आया हमारे पास। ठीक है, जब वो सर्दी के मौसम में आएगा तो जाहिर सी बात है मौसम की सर्दी मदद करेगी दवा के सर्दी के साथ। तो वो बीमार जो स्पाइसी फूड खा गया वो सफरावी मिजाज ही था, गर्म मिजाज का ही था और गर्मी में आया था, उसके मुकाबले में उसको जो दूसरा पेशेंट है जिसका मिजाज बलगमी है और सर्दी के मौसम में आया, तो उन दोनों के अंदर जो हमें ड्रग ऑफ चॉइस होगी हमारी, जो हमें मिजाज चुनना होगा ड्रग का, वो ज्यादा बारिद होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि कम बुरूदत में ही काम चल जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल की बात करते हैं तो उसमें न सिर्फ बीमारी का मिजाज, बल्कि मौसम का मिजाज और इंसान का अपना जो नॉर्मल मिजाज है, उन तमाम चीजों को कंसीडर करते हुए अगर हम इलाज करेंगे तो हमें ज्यादा बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे। और अगर हम कंसीडर नहीं करेंगे तो हम कंफ्यूज रहेंगे कि एक ही दवा से एक ही बीमारी के दो लोगों में एक में असर आ गया और एक में असर नहीं आया। तो हमें ये बात समझने की जरूरत है कि जब एक इंसान जिसमें असर नहीं आ रहा है, डायग्नोसिस ठीक करने के बाद और दवाएं भी ठीक करने के बाद, तो उसमें हमें उसके मिजाज को, मौसम के मिजाज को और उसने क्या क्या ग़िज़ाएं खाई हैं उनको कंसिडर करना होगा। जब हम इसको कंसिडर करेंगे तो हम दवाओं के डोज को वेरिएशन कर सकते हैं। ठीक है, ये एक एग्जांपल हो। इसलिए मिजाज को समझना बेहतर तरीके से हमें जरूरी है कि जब तक हम मिजाज को नहीं समझेंगे, हम वेरिएशन नहीं समझ पाएंगे इंडिविजुअल के, डिजीज के और ड्रग्स यानी दवाओं के मिजाज के वेरिएशन को नहीं समझ पाएंगे कि ये हमें कब कौन से मिजाज को देखकर दवाएं देनी है। अगर हम मिजाज को नहीं समझे होंगे तो हम बीमारी को ठीक करने में जितना टाइम लगना चाहिए उससे कहीं ज्यादा टाइम लेंगे। और अगर हम मिजाज को बेहतर तरीके से समझ लेंगे तो हमें बीमारी की डायग्नोसिस में और उसके ट्रीटमेंट में बहुत स्पेसिफिक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट मिलेगा और हमें बहुत आसानी के साथ उसका इलाज करना आसान हो जाएगा, आसानी के साथ उसका इलाज हम कर सकते होंगे। ठीक है, अब थोड़ा और इसको हम डिटेल में पढ़ें। क्यों, मैंने अभी बताया कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, मिजाज हमें क्यों पढ़ना चाहिए, क्योंकि मिजाज हमें ड्रग्स के बारे में, ड्रग और इंसान के बारे में, इंडिविजुअल के बारे में और बीमारी के बारे में बेहतर जानकारी देता है, बेहतर तरीके से बताता है। इसलिए मिजाज को जानना जरूरी है, क्योंकि अगर हमें ट्रीटमेंट करना है और स्पेसिफिक ट्रीटमेंट करना है, जल्दी रिजल्ट हासिल करने हैं, तो हमें मिजाज को बेहतर तरीके से समझना जरूरी है। क्योंकि मिजाज का की बुनियाद पर ही इंसान, बीमारियां, दवाइयां और ग़िज़ाएं, तमाम की तमाम चीजें डिपेंड करती हैं मिजाज पर। इसलिए हमें अपनी क्लिनिकल लाइफ में मिजाज को बेहतर तरीके से समझना जरूरी है, ताकि हम बीमारी को, जो बीमारी 2 महीने में ठीक होनी है, क्रॉनिक बीमारी, या जो बीमारी 2 दिन में ठीक होनी है, उसको हम 10 दिन न लगाएं और हमारे पेशेंट हमसे दूर नहीं भागने लग जाएं। ठीक है, तो अब हम थोड़ा मिजाज को बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। सवाल ये आता है कि व्हेन बिल्डिंग मटेरियल इज सेम देन व्हाई डज एवरी ऑर्गन, ह्यूमन, प्लांट एंड एनिमल लुक डिफरेंट एंड फंक्शंस डिफरेंटली। अब हम मिजाज पर आते हैं। हमने कहा कि अरकान जब मिलते हैं तो उसके नतीजे में एक नई कैफियत या नया मिजाज बनता है। ये मिजाज दिखता नहीं है, लेकिन अरकान जब मिलते हैं तो एक शक्ल देते हैं। तो यहाँ पर यह है कि जब बिल्डिंग मटेरियल सेम है, यानी कि तमाम की तमाम दुनिया के अंदर जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, जो एलिमेंट्स हैं, वो सब सेम हैं, लेकिन हर एक इंडिविजुअल, ऐसा क्यों होता है कि हर एक ऑर्गन, इंसान के अंदर भी हार्ट अलग शेप गेन करता है, लीवर अलग शेप होता है, ब्रेन का अलग शेप होता है, स्किन का अलग शेप होता है, इंटेस्टाइन का अलग शेप होता है। ह्यूमन, प्लांट एंड एनिमल लुक डिफरेंटली। तो जो हम सोर्स सबकी सेम है, तो ऐसा क्यों होता है कि कुछ अरकान के मिलने से प्लांट बन जाते हैं, कुछ अरकान के मिलने से पहाड़ बन जाते हैं, मिनरल बन जाते हैं, कुछ अरकान के मिलने से जानवर बन जाते हैं और कुछ अरकान के मिलने से इंसान बन जाते हैं।
अरकान वही 130 120 130 के आसपास हैं, अनासी उतने ही हैं, लेकिन इतनी सारी चीजें प्लांट एनिमल और इंसान बनते हैं। और उसके बाद प्लांट में भी, जैसे मैं यहाँ पर ये पिक्चर्स में आपको दिख रहा है कि इतना वेरिएशन है कि पहले तो चीजें अलग अलग बनती हैं, प्लांट अलग बनते हैं, एनिमल अलग बनते हैं, ह्यूमन बीइंग अलग बनते हैं, पहाड़ अलग बनते हैं, और उसके बाद जो प्लांट्स भी बनते हैं उसके अंदर भी इतनी वेरिएशन है कि इतनी सारी स्पीशीज मौजूद हैं। तो ये कॉम्बिनेशन कैसे वजूद में आता है? मिनरल्स के बारे में देख लीजिए, मिनरल्स हजारों लाखों टाइप के मिनरल्स मौजूद हैं जो अलग अलग पहाड़ों की शक्ल में मौजूद होते हैं। इसी तरह जब हम इंडिविजुअल इंसान की बात करते हैं तो इंसान में भी आप देखेंगे कि हर एक का ऑर्गन सिस्टम जो है बिल्कुल अलग अलग है। ठीक, हम यहाँ क्या कह रहे हैं कि मटेरियल फॉर एवरी ऑर्गेनिज्म इज ऑलमोस्ट आइडेंटिकल and every plant and animal consists of and made from same material, then why every plant and animal look different and perform different functions? तो यहां पर जो मैंने ये दिखाने की कोशिश करी है कि सबका मटेरियल सेम है, और इंसान जानवर पेड़ पौधे सब अलग बनते हैं, और उसके बाद जब इंसान ही बना तो इंसान के अंदर, या जानवर बना तो जानवर के अंदर, या पेड़ पौधे बने तो पेड़ पौधों के अंदर इतना ज्यादा वेरिएशन क्यों आता है? अब इंसान में आप देखिए, नर्वस सिस्टम अलग है, इम्यून सिस्टम अलग है, डाइजेस्टिव सिस्टम अलग है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम अलग है, इंटेग्यूमेंटरी सिस्टम अलग है, रेस्पिरेटरी सिस्टम अलग है, एंडोक्राइन सिस्टम अलग है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग है, और एक्सक्रीटरी सिस्टम अलग है। ठीक, तो इन ये सारी जो वेरिएशन है ये कैसे आ जाती हैं, कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो ये मिजाज ही है जिसकी वजह से हर एक ऑर्गन, हर एक इंडिविजुअल, हर एक स्पीशीज अलग अलग तरह से दिखती हैं। तो किसी भी स्ट्रक्चर को या साख्त को या कंपाउंड को बनाने का और उसके फंक्शन कराने की जिम्मेदारी किसकी है? मिजाज की है, क्योंकि मिजाज के इन्फ्लुएंस में ही अरकान मिलते हैं। यही तो मैंने कहा था, जो शुरू में हमने उमूर तबैया पढ़ा तो उसमें यही पढ़ा था कि किसी भी मटेरियल को शेप देने में, उसका कोई स्ट्रक्चर बनाने में और फिर उसे फंक्शन कराने में जो रोल है वो किसका है? मिजाज का है। तो मिजाज है टेम्परामेंट, इंडिविजुअलाइज्ड, इंडिविजुअल, डिजीज, ड्रग्स एंड देयर बाय ट्रीटमेंट। तो इससे ये साबित होता है कि चूंकि मिजाज हर इन तमाम साख्तों के बनाने और इनके फंक्शंस को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसलिए मिजाज बिल्कुल इंडिविजुअलाइज्ड कर देता है, सेपरेट कर देता है, इनफरादियत पैदा कर देता है इंडिविजुअल के बारे में, इंसान के बारे में, कि कोई भी इंसान किस मिजाज का है, और उसमें कौन कौन से मिजाज की बीमारियां हो सकती हैं, और उसका ट्रीटमेंट किस मिजाज की दवाओं से होगा। तो इंडिविजुअल को इंडिविजुअलाइज करता है, डिजीज को इंडिविजुअलाइज करता है कि अगर डिजीज किसी खास और स्पेसिफिक ऑर्गन में होगी तो वो किस तरह का ऑर्गन है। हार्ड ऑर्गन है तो ज्यादातर बीमारियां हरारत वाली होंगी, बारिद ऑर्गन है तो ज्यादातर बीमारियां बुरूदत वाली होंगी। इसका एग्जाम्पल है लीवर और हार्ट, गर्म ऑर्गन तो उसमें ज्यादातर हरारत वाली बीमारियां होती हैं, ब्लड प्रेशर का बढ़ना, लीवर के जरिए से इन्फेक्शस, अलग अलग जो खिलती बीमारियों का होना या इन्फेक्शस मटेरियल का होना। और जो लंग्स हैं वो बारिद ऑर्गन है तो उसके अंदर ज्यादातर बुरूदत वाली बीमारियां नजर आती हैं, बुरूदत वाली बीमारियां ही होती हैं। तो मिजाज बिल्कुल इंडिविजुअलाइज कर देता है इंडिविजुअल को, डिजीज को, ड्रग्स को। और जब ये तमाम चीजें इंडिविजुअलाइज हो जाती हैं उसकी वजह से उसका जो ट्रीटमेंट है वो भी स्पेसिफिक हो जाता है। तो जब हम डिजीज को पहचान लेंगे, ड्रग्स के मिजाज को पहचान लेंगे, बीमारी के मिजाज को पहचान लेंगे, इंडिविजुअल को मिजाज को पहचानने लग जाएंगे, तो हम उसका ट्रीटमेंट को भी स्पेसिफिकली जान जाएंगे कि हमको उस बीमारी का इलाज कैसे करना है। जैसे हमने एग्जाम्पल में शुरू में देखा कि एक ही बीमारी को ठीक करने के लिए अलग अलग इंडिविजुअल में या तो हमें मौसम के एतबार से चेंजेस करने होंगे, या इंडिविजुअल के मिजाज के एतबार से चेंजेस करने होंगे, या उसके खान पान, जो चीज़ें वो खाता है, जो उसकी फूड हैबिट्स हैं उसकी वजह से ट्रीटमेंट में चेंजेस करने होंगे, या मौसम के एतबार से ट्रीटमेंट चेंजेस करने होंगे। तो ये हमें कैसे पता लगता है? ये हमें मिजाज की वजह से ही पता लगता है। और जब हम इसको जान लेते हैं तो हम बहुत स्पेसिफिक ट्रीटमेंट कर सकते हैं किसी भी बीमारी का। अदरवाइज एक ही बीमारी को अलग अलग इंडिविजुअल में, अलग अलग मौसमों में, अलग अलग टाइम में डिजीज को ट्रीट करने के लिए हमें दवाओं के अंदर उनकी डोज में वेरिएशन करने की जरूरत पड़ती है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमें एज पर रिक्वायरमेंट रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। सर्दी के मौसम में अगर आपको जवारी जालिनूस का इस्तेमाल कराना है किसी बारिद मिजाज के पेशेंट के अंदर तो उसकी डोज बढ़ानी पड़ेगी। वहीं अगर मौसम गर्मी का है,
तो चूंकि उसमें बिल्कुल। जाफरान और मस्ती की गर्म दवाएं हैं, तो जवारी जालिनूस का इस्तेमाल आपको, उसकी डोज का जो इस्तेमाल है वो कम करना पड़ेगा गर्मी के मौसम में। तो एक ही दवा एक ही इंसान के अंदर मौसम के एतबार से उसकी जो डोज है उसमें चेंजेस आ गए हैं, और एक ही दवा एक ही इंडिविजुअल में उसकी फूड हैबिट्स की वजह से भी चेंजेस लाने की जरूरत पड़ती है। तो ये चीजें हमें कैसे पता लगती हैं? ये चीजें हमें मौसम, बीमारी और इंसान के मिजाज से ही ये डायरेक्शंस मिलती हैं कि हम कब कब हमें बढ़ाना है और कब हमें घटाना है दवाओं की डोज को। ठीक है। अब अगर हम देखें, जैसे हमने पिछले बात की, तो अगर हम ऑर्गन्स के मिजाज की बात करें, तो प्लांट एंड एनिमल के अंदर ये ही अलग अलग स्ट्रक्चर्स मिलकर एक स्मॉल लेवल पे सेल काम करता है, फिर उससे टिश्यूज बनते हैं, ऑर्गन बनते हैं और ऑर्गेनिक सिस्टम बनता है। सेम ये होता है ह्यूमन बीइंग्स के अंदर, जो मैंने बताया कि कैसे कैसे मिजाज की वेरिएशन की बुनियाद पर सिस्टम्स डेवलप होते हैं अंदर अंदर। रेस्पिरेटरी सिस्टम अलग बनता है, इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम अलग बनता है, नर्वस सिस्टम अलग बनता है। और जब इंडिविजुअल कंप्लीट हो जाता है, तो उस इंडिविजुअल के कंप्लीशन के अंदर ही अगर आप देखें इस बच्चे की तस्वीर को, तो इसमें आपको नजर आएगा कि एक ही बच्चा अपने एक्सप्रेशन की वजह से अलग अलग कंडीशंस को और अपने मूड की अलग अलग हालात को बताता है। यानी कि एक ही बच्चा एक ही टाइम में जब उसके फेशियल एक्सप्रेशंस को हम देखते हैं, तो हमें खुशी, गम, गुस्सा और एगनी वो सब उसके चेहरे के वेरिएशन से नजर आ जाती हैं। तो मिजाज कितना ज्यादा चीजों के वेरिएशंस को दिखा सकता है, इससे आप समझ सकते हैं कि एक ही इंडिविजुअल कितने सारे वेरिएशंस लेकर आता है अपने फेस में जरा से चेंजेस की वजह से। इसी वजह से मिजाज भी बहुत सारे चेंजेस लाता है, और मिजाज एक स्टैटिक क्वांटिटी नहीं है। मिजाज डिजीज के एतबार से बहुत सारे चेंजेस ला सकता है और बहुत सारे चेंजेस को रिप्रेजेंट करता है। प्रोफेशंस में अगर देखें हम, तो हर एक इंसान जो अपना, एक ही इंसान है, मिजाज ने एक इंसान को डेवलप कर दिया। एक ही तरह से सारे इंसान डेवलप होते हैं मादर रहम के अंदर, माँ के पेट के अंदर, उसके बाद वो पैदा होते हैं और उसके बाद वो दो आंखें, दो कान, एक मुंह, एक फेस, दो हाथ, दो पैर, उसी स्ट्रक्चर में। लेकिन उनके मिजाजी वेरिएशन की वजह से उनके प्रोफेशंस डिफरेंट होते हैं, वो डिफरेंट प्रोफेशन चुनते हैं अपने मिजाजी वेरिएशंस की वजह से। कोई टीचर बनता है, कोई डॉक्टर बनता है। तो ये तमाम की तमाम चीजें जो हमें इंडिविजुअलाइज करती हैं इंडिविजुअल को, वो मिजाज की वजह से करती हैं। इसलिए हमें ट्रीटमेंट जब हम करने जाएंगे, तो इन तमाम चीजों का ख्याल रखने की जरूरत पड़ती है। तो अगर हम कॉम्प्रिहेंसिवली बात करें मिजाज के बारे में, तो कॉम्प्रिहेंसिवली स्पिरिट ऑफ यूनानी मेडिसिन कैन बी आइडेंटिफाइड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ मिजाज एज रिजल्टेड फ्रॉम द इंटरेक्शन ऑफ प्राइमरी कंपोनेंट्स। मिजाज इम्पार्ट्स अ शेप, एक स्ट्रक्चर देता है फॉर द लॉजमेंट ऑफ तबीयत, तबीयत उसके अंदर आगे लॉज हो जाती है, विच देन परफॉर्म्स इंटेंडेड फंक्शंस। उसके बाद वो साख्त जो है जिसमें तबीयत आगे बैठी है, वो उस स्ट्रक्चर से, चाहे वो इंसान हो, प्लांट हो या एनिमल हो, जो भी जिन अफाल के लिए, जिन फंक्शंस के लिए उसको बनाया गया है, वो तमाम फंक्शंस अंजाम देता है। किस तरह से? न्यूमा डिपेंडेंट कैपेसिटीज, अरवाह के जरिए से, और कैपेसिटीज यानी कि कुआ के जरिए। तो अरवा और कुआ के जरिए से वो अपने अफाल अंजाम देता है, जिस अफआल को बनाने के लिए या करने के लिए उस इंडिविजुअल को या उस प्लांट को या उस ड्रग को या उस एनिमल को बनाया गया है। एसोसिएटेड विद सिंपल एंड कंपाउंड ऑर्गन्स नर्चर्ड बाय ह्यूमर्स। और ये जो मिजाज एसोसिएटेड होगा वो किससे होता है? या तो किसी सिंपल कंपाउंड से, ऑर्गन हो गया या सेल हो गया या टिश्यू हो गया, या कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, यानी कोई इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग हो या जानवर हो, उससे ये एसोसिएटेड होता है। और इसका जो बदल माया तहल्लुल मिलता है, जो नर्चर होता है, वो किसके जरिए से होता है? ह्यूमर्स यानी कि अखलात के जरिए से इसको तकवीत मिलती रहती है और इसको फूड मटेरियल मिलता रहता है, इसको एनर्जी मिलती रहती है, जिससे ये अपना काम अंजाम देता रहे। ठीक है। आज की क्लास हम यहीं स्टॉप करते हैं, और मिजाज को हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में थोड़ा और बेहतर तरीके